सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की कहानी भारतीय समाज सुधार आंदोलन की एक प्रेरणादायक गाथा है। 19वीं सदी के भारत में जब जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और अशिक्षा अपने चरम पर थी, इस दंपति ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। उनकी कहानी न केवल उनके निजी संघर्षों की है, बल्कि उस समाज की भी है जो रूढ़ियों और अन्याय से जकड़ा हुआ था, जिसमें उस समय की स्थिति, उनके जीवन की शुरुआत, चुनौतियां और विरासत शामिल है। 19वीं सदी का भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूढ़ियों से ग्रस्त था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने देश को आर्थिक रूप से कमजोर किया था, लेकिन सामाजिक कुरीतियां जैसे जातिगत भेदभाव, स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक समाज को और भी पिछड़ा बना रही थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत दलित समुदायों को शिक्षा, मंदिर प्रवेश और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता था। वे केवल मेहनत मजदूरी जैसे कार्यों तक सीमित थे। महिलाओं को संपत्ति या वस्तु की तरह माना जाता था। उनकी शिक्षा पर विचार करना भी पाप समझा जाता था। विधवाओं को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा केवल उच्च वर्णों तक सीमित थी। शूद्रों और महिलाओं के लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इसी समय में ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 28 अप्रैल 1227 को पुणे, महाराष्ट्र में एक माली परिवार में हुआ था। उनका परिवार निम्न जाति का था, जो फूलों और सब्जियों की खेती करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयां आईं। फिर भी उनके पिता ने उन्हें स्थानीय स्कूल में भेजा। ज्योतिराव की बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा ने उन्हें पढ़ाई में उत्कृष्ट बनाया। ज्योतिराव ने स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन और अन्य प्रबोधन युग के विचारों का अध्ययन करने का मौका मिला। इन विचारों ने उनकी सोच को उदार और समतावादी बनाया। इधर सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, सतारा, महाराष्ट्र में एक किसान परिवार में हुआ। सावित्रीबाई का परिवार भी माली कुणबी समुदाय से था, जो सामाजिक रूप से निम्न माना जाता था। उस समय की प्रथा के अनुसार सावित्रीबाई का विवाह केवल 9 वर्ष की आयु में 1940 में 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हो गया। विवाह के समय सावित्रीबाई अशिक्षित थी, जैसा कि उस समय अधिकांश लड़कियों की स्थिति थी। विवाह के बाद ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने घर पर ही सावित्रीबाई को मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई। सावित्रीबाई की सीखने की ललक और बुद्धिमत्ता ने उन्हें जल्दी ही एक शिक्षित महिला बना दिया। 1840 के दशक में जब ज्योतिराव एक ब्राह्मण मित्र की बारात में शामिल हुए, तो उन्हें अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वे शूद्र थे। इस घटना ने उनके मन में जातिगत भेदभाव के खिलाफ गहरा आक्रोश पैदा किया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने देखा कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बना सकता है। उस समय शूद्रों और महिलाओं को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने स्वयं स्कूल खोलने का निर्णय लिया। कि पहला लड़कियों का स्कूल 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पुणे के भवानीपेट में शुरू किया। सावित्रीबाई ने दलित और शूद्र बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया और इस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। उस समय यह विचार क्रांतिकारी था, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा को समाज में अनैतिक माना जाता था। यह ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ था, जिस कारण उच्च जातियों में उनके प्रति गुस्सा भड़का। सावित्रीबाई को स्कूल जाते समय उच्च वर्ण के लोगों द्वारा अपमानित किया जाता था। लोग उन पर गंदे पानी, कीचड़ और गोबर तक फेंकते थे। फिर भी सावित्रीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। वे अतिरिक्त साड़ी साथ ले जाती थीं, ताकि स्कूल पहुंचने पर कपड़े बदल सकें। 1850 के दशक तक पुणे में कई स्कूल खोले, जिनमें शूद्र, अछूत और लड़कियों के लिए शिक्षा उपलब्ध थी। उन्होंने रात के स्कूल भी शुरू किए, ताकि मेहनतकश लोग भी पढ़ सकें। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने 1854 में विधवाओं और बलात्कार पीड़िताओं के लिए एक आश्रय स्थल शुरू किया। उस समय विधवाएं जो गर्भवती हो जाती थीं, उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। उनके बच्चों की हत्या कर दी जाती थी। सावित्रीबाई ने ऐसी महिलाओं को सहारा दिया। 1863 में सावित्रीबाई ने एक ब्राह्मण विधवा के बच्चे को बचाया और उसे गोद लिया। इस बच्चे का नाम यशवंत रखा गया, जो बाद में डॉक्टर बना। सावित्रीबाई को कई बार जान से मारने की धमकी मिली, फिर भी सावित्रीबाई इन धमकियों से कभी नहीं डरी। उन्होंने दृढ़ता के साथ अपने कार्य को जारी रखा।
ज्योतिराव ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सत्य और समानता पर आधारित समाज बनाना। इस संगठन ने निम्नलिखित कार्य किए। सत्यशोधक समाज ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और वर्णाश्रम धर्म को चुनौती दी। ज्योतिराव ने तर्क दिया कि सभी मनुष्य समान हैं और जाति एक कृत्रिम व्यवस्था है। सत्यशोधक समाज ने सस्ते और बिना पंडित के विवाह की प्रथा शुरू की ताकि गरीब लोग भी विवाह कर सकें। ज्योतिराव ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की आलोचना की जो जाति और लिंग आधारित असमानता को बढ़ावा देते थे। 1888 के आसपास ज्योतिराव की सेहत बिगड़ने लगी। 28 नवंबर 1890 को पुणे में ज्योतिराव का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 63 वर्ष थी। उनके अनुयायियों और सावित्री बाई ने उनके सामाजिक सुधार कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ज्योतिराव की मृत्यु ने उनके समर्थकों, विशेष रूप से दलित और शूद्र समुदायों में शोक की लहर पैदा की। इसके बाद 1896 में पुणे में प्लेग की महामारी फैली। सावित्री बाई ने इस संकट में मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी। इस दौरान सावित्री बाई के पुत्र यशवंतराव फुले, जो एक डॉक्टर थे, उन्होंने पुणे के बाहरी इलाके में एक अस्पताल क्लिनिक स्थापित किया, जहां वे प्लेग पीड़ितों की देखभाल करते थे। सावित्री बाई स्वयं मरीजों की सेवा में जुटी रही, उन्हें भोजन, दवाइयां और देखभाल प्रदान की। मरीजों की सेवा के दौरान सावित्री बाई स्वयं प्लेग से संक्रमित हो गई। उस समय प्लेग का कोई प्रभावी इलाज नहीं था और उनकी स्थिति बिगड़ती गई। 10 मार्च 1897 को पुणे में उनकी मृत्यु हो गई। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूलों ने हजारों लड़कियों और वंचित वर्गों को शिक्षित किया। उनकी प्रेरणा से भारत में महिला शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। सावित्री बाई को भारत की पहली महिला शिक्षिका और नारीवादी माना जाता है। भारत में कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय उनके नाम पर हैं। पुणे विश्वविद्यालय का नाम अब सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय है।